नमस्कार मित्रों, हमारी लेक्चर सीरीज चल रही है संविदा विधि। आज का लेक्चर है काइंड्स ऑफ ऑफर। दोस्तों, प्रस्ताव को हमने निम्नलिखित 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें है नंबर 1 विशिष्ट और सामान्य प्रस्ताव, स्पेसिफिक एंड जनरल ऑफर। दूसरा है अभिव्यक्त या विवक्षित प्रस्ताव, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड ऑफर। तीसरा है स्थायी अथवा चलित प्रस्ताव, स्टैंडिंग और कंटिन्यूइंग ऑफर। फिर अगला है प्रति प्रस्ताव, जिसे कहते हैं काउंटर ऑफर। फिर है क्रॉस ऑफर और अंतिम है मानक रूपी प्रस्ताव, जिसे कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ऑफर। चलिए देखते हैं विशिष्ट और सामान्य प्रस्ताव, स्पेसिफिक एंड जनरल ऑफर। दोस्तों, जब कोई प्रस्ताव किसी व्यक्ति विशेष या विशेष व्यक्तियों के वर्ग से किया जाता है तो इसे विशेष व्यक्ति या विशेष व्यक्तियों के वर्ग द्वारा ही स्वीकार करना चाहिए, तब इसे विशिष्ट प्रस्ताव कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ए अपना मकान बी को बेचने का प्रपोजल करता है। यह व्यक्ति विशेष बी है, तो उससे प्रस्ताव करने के कारण इसे हम विशिष्ट प्रस्ताव कहेंगे। अब आती है बात सामान्य प्रस्ताव की। जब प्रस्ताव किसी व्यक्ति विशेष या व्यक्तियों के विशेष वर्ग से न किया जाए बल्कि समस्त जनता से किया जाता है तो उसे सामान्य प्रस्ताव कहते हैं। सामान्य प्रस्ताव में कुछ शर्तें होती हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण शर्त है पहली, यह संपूर्ण जनता से किया जाता है। दूसरा, संपूर्ण जनता में से कोई भी व्यक्ति इसे स्वीकार कर सकता है। तीसरा, शर्तों का पालन करना ही स्वीकृति माना जाता है। और अंतिम शर्त है, स्वीकृति की सूचना देना आवश्यक नहीं होता है। दोस्तों, सामान्य प्रस्ताव को समझने के लिए 2 महत्वपूर्ण मामले हैं, जिसमें पहला महत्वपूर्ण मामला है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, और ये मामला है 1893 का। देखिए, इस केस के फैक्ट थे, प्रतिवादी कंपनी ने घोषणा की थी कि जो कोई कंपनी द्वारा बताई गई शर्तों के अनुरूप दवाई का सेवन करेगा तो उसे इन्फ्लुएंजा नामक बीमारी नहीं होगी। कंपनी ने प्रस्ताव की गंभीरता के लिए 1000 पाउंड की राशि बैंक में जमा भी करा दी थी और यह कहा था कि जो कोई इस दवाई का सेवन कर लेता है उसके बाद भी उसे इन्फ्लुएंजा होगा तो वह 100 पाउंड की राशि इनाम में देगी। एक महिला थी कार्लिल, उसने कंपनी की बताई शर्तों के अनुरूप दवाई का सेवन किया, फिर भी उसे इन्फ्लुएंजा नामक बीमारी हो गई। उसने इनाम की राशि पाने के लिए कंपनी से संपर्क किया, किंतु कंपनी ने इनाम की राशि देने से इनकार कर दिया। जब मामला न्यायालय पहुंचा तब निर्णित हुआ कि वादिनी इनाम की राशि प्राप्त करने की अधिकारिणी है, क्योंकि कंपनी ने जो प्रस्ताव किया था वह सामान्य प्रकृति का था और सामान्य प्रकृति के प्रस्ताव में शर्तों का पालन ही स्वीकृति होता है और अलग से स्वीकृति देने की आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों, ठीक इसी प्रकार हरभजन लाल वर्सेस हरचरण लाल AIR 1925 इलाहाबाद का ये मामला है। इस मामले में एक लड़का घर से भाग गया था। पिता ने पुत्र को खोज कर लाने के लिए पर्चे बंटवाए और उसमें यह घोषणा की कि जो कोई मेरे पुत्र को खोज कर लाएगा उसे 500 रुपये का इनाम दिया जाएगा। वादी ने प्रतिवादी के पुत्र को खोजकर रेलवे स्टेशन में पुलिस थाने में सौंप दिया और इसकी सूचना उसने तार द्वारा लड़के के पिता को दे दी, किंतु पिता ने इनाम की राशि देने से इनकार कर दिया। मामला न्यायालय पहुंचा, तब निर्णित हुआ कि वादी इनाम की राशि प्राप्त करने का अधिकारी है, क्योंकि यह प्रस्ताव सामान्य प्रस्ताव था जिसकी शर्तों के पालन करने से ही स्वीकृति हो जाती है। प्रस्ताव का
अगला प्रकार है अभिव्यक्त या विवक्षित प्रस्ताव, एक्सप्रेस और इम्प्लॉयड ऑफर। अभिव्यक्त प्रस्ताव जिसमें ऐसी प्रस्तावना जो शब्दों के द्वारा की जाती है उसे हम अभिव्यक्त प्रस्ताव कहते हैं। देखिए, शब्द लिखित या मौखिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं, किंतु जब प्रस्तावना शब्दों से भिन्न प्रकार से की जाती है अर्थात पक्षकारों के आचरण द्वारा, तो इसे विवक्षित प्रस्ताव कहा जाता है। जैसे यात्रियों की सुविधा के लिए चलाई गई कोई बस या सेल्फ सर्विस वाला कोई रेस्टोरेंट इत्यादि। अब इस संबंध में एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है ऑप्टन रूरल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वर्सेस पावेल। देखिए, इस मामले में प्रतिवादी के खेत में आग लग गई थी। उसने ऑप्टन रूरल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की फायर ब्रिगेड सर्विस को आग बुझाने के लिए कॉल किया। उसका सोचना था कि उसका खेत उन कंपनी की फ्री सेवा के दायरे में आता है, तो उसने फायर ब्रिगेड की सेवा ले ली। बाद में फायर ब्रिगेड ने सेवा के बदले मूल्य चुकाने को कहा, तब प्रतिवादी ने मूल्य चुकाने से इनकार कर दिया। मामला न्यायालय पहुंचा, तब निर्णित हुआ कि प्रतिवादी फायर ब्रिगेड की सर्विस चाहता था, अतः उसने उसे इसके लिए बुलाया भी था। यद्यपि उसे यह नहीं पता था कि उसका खेत निःशुल्क सर्विस के दायरे में आता है, फिर भी फायर ब्रिगेड से सेवा लेने के लिए उसने विवक्षित प्रस्ताव की सहमति दी थी, अतः यह एक विवक्षित प्रस्ताव निर्मित हो गया था। प्रस्ताव का अब अगला प्रकार है प्रति प्रस्ताव, जिसे अंग्रेजी में काउंटर ऑफर कहते हैं। दोस्तों, जिंदगी में कभी न कभी हम लोगों ने दुकानों में या मार्केट में जाके बार्गेनिंग की होगी, तो आपने कभी नहीं सोचा होगा कि जो हम बार्गेनिंग कर रहे हैं यदि दुकानदार स्वीकृति नहीं देता है तो इसमें प्रस्ताव संविदा का रूप नहीं लेता है। ठीक उसी प्रकार जब किसी प्रस्ताव में स्वीकृति ना कर या उसमें कुछ संशोधन करके प्रस्ताव अलग से कर दिया जाता है तो इसे प्रति प्रस्ताव यानी काउंटर ऑफर कहा जाता है। इस प्रस्ताव में स्वीकृति का अभाव होता है। उदाहरण के लिए, मैं यह घड़ी 500 रुपए में बेचने का प्रस्ताव करता हूं, किंतु खरीदार कहता है कि उस घड़ी के मैं 400 रुपए ही दूंगा। तो यहाँ पर एक्सेप्टेंस नहीं होने के कारण दोनों तरफ से ऑफर था, अतः यह प्रति प्रस्ताव होगा। इसके बाद प्रस्ताव का अगला उदाहरण है क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर जैसा कि नाम से विदित होता है पार करना। जब दो पक्षकारों के मध्य समान शर्तों पर या समान विषय वस्तु वाला कोई ऑफर डाक द्वारा या मेल द्वारा एक दूसरे को पार करता है तो इसे क्रॉस ऑफर कहा जाता है। देखिए, इसमें भी स्वीकृति का अभाव होता है, अतः यहाँ भी संविदा का निर्माण नहीं हो सकता है। अब हम अगले देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ऑफर यानी कि मानक रूपी प्रस्ताव। ऐसे प्रस्ताव जो पहले से ही छपा कर रख दिए जाते हैं, जो एक फॉर्म के रूप में हमेशा से मौजूद रहते हैं। दोस्तों, आपने कभी भी LIC या कुछ ऐसे फॉर्म भरे होंगे जो ऑटोमेटिकली पहले से छपे रहते हैं, हम बाजार से खरीद के लाते हैं और उसको हम पे भर के फिलअप कर देते हैं। जैसे कि LIC के फॉर्म या कर्मचारियों का TADA के फॉर्म बाहर 1 या 2 रुपए में प्राप्त हो जाते हैं। दोस्तों, इस प्रकार हमारा थर्ड लेक्चर प्रस्ताव के प्रकार कंप्लीट हो गए हैं। अब चौथे चैप्टर में हम देखेंगे प्रस्ताव या प्रस्ताव का निमंत्रण और इसका कम्युनिकेशन और रिवोकनेस। ये सेक्शन 6, 4, 5 में आता है। धन्यवाद।